हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 2 के एमएमपीसी 001 सब्जेक्ट के। ऑलरेडी मैं यूनिट 1 अपलोड कर चुका हूं और जल्दी ही आपके लिए यूनिट 3 यूनिट 4 ले आऊंगा। आई होप ये जो क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के जो एमएमपीसी 001 का यूनिट 2 है, इसमें 4 टॉपिक्स आते हैं स्पेसिफिकली: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें 5 फंक्शंस आते हैं, कंट्रोलिंग वो आपके अगले यूनिट में कवर किया गया है। तो इस सेशन में हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, और अगर नहीं आए तो किसके आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने जो है वन वर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में एज इट इज आएंगे, वो थोड़ा ट्विस्ट करके या थोड़ा उसको टिपिकल बना के दे सकते हैं या फिर केस स्टडी में दे सकते हैं। तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उनको अच्छे से कवर कर लेना। एग्जाम्स आपका मोटा मोटा वहीं से बनेगा आपका एग्जाम पूरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, डिस्कस इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आपका स्पेसिफिकली मतलब मान लीजिए कि अगर 10 नंबर में आता है, एज्यूम कर लेते हैं कि 10 नंबर में आता है, तो आपको वहां पे क्या करना है कि पहला एक पेज प्रॉपरली प्लानिंग के ऊपर ही डिस्कस करना है। वहां पे उसको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है। एक किसी वेल नोन पर्सन की डेफिनेशन लिखनी है उसका नाम के साथ, और एक्सप्लेनेशन करनी है आगे। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करने, ऊपर टाइटल दे देना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, ठीक, अंडरलाइन करके यहाँ से पहला पॉइंट उसको उसका पहले पॉइंट लिखा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर सेकंड पॉइंट उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर थर्ड पेज पे आपके थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिर आगे। मतलब मैं प्रेफर करता था कि मैं एक पेज पे 2 ही पॉइंट एक्सप्लेन करूं अच्छे से, ठीक है। तो आप भी ये चीज फॉलो कर सकते हो, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, मेरे को भी मिले थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि आपको सिर्फ पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर 10 नंबर, 15 नंबर, इवन 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो मैटर करता है कि आप उसको कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। बुक में जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं वर्ड टू वर्ड वो लिखाओगे तो भी आपका जो आंसर है वो 2 पेज का, 3 पेज का बनेगा। लेकिन आपको मार्क्स चाहिए तो पेज ज्यादा लिखने पड़ेंगे और आंसर बड़े लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो भी लगता है वो लगाओ, चाहे थोड़ा खुला लिखो, हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी रखो, ऐसे पॉइंट वाइज लिखो। मैं तो ये प्रेफर करता था, ऊपर एक लाइन स्किप की, कैरेक्टर से लिखा, एक लाइन स्किप की, फिर पॉइंट लिखा, फिर जब पॉइंट पूरा वो एक लाइन स्किप करी, फिर पॉइंट लिखा, फिर नीचे लाइन स्किप अगले पेज पे, फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिर फिफ्थ, सिक्स पॉइंट। ठीक है, मतलब इतना भी लाइन स्किप नहीं करेगी, टीचर को दिख जाए कि हाँ ये तो पेज खाली छोड़ रहा है। बस ऐसा होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, और जो टीचर है उसको आपकी राइटिंग अच्छी समझ आनी चाहिए, और कोशिश करना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक जितनी कम से कम कर सको वो प्रेफरेबल रहना चाहिए। तो ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लानिंग तो डेफिनेशन आप याद कर लेना, और एक किसी वेल नोन पर्सन की बुक से या यूट्यूब से और गूगल से कहीं से भी उठा के, इवन जो मैंने वीडियो बनाई उसमें भी दी होगी, दी हुई है ऑलरेडी, वहां से ले लेना। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अब 2-3 दिनों में एग्जाम है तो याद होनी चाहिए ऑलरेडी, फिर मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। एक है अपना मैनेजरियल फंक्शन, गोल ओरिएंटेड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल परवेसिव, कि हर जगह अप्लाई कर सकते हो प्लानिंग को। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता। मान लो आपने फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करी अप्रैल में, तो मार्च में प्लानिंग जो आपने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अब अगले साल से क्या करोगे, आप नई प्लानिंग करोगे, फिर उस पर इंप्लीमेंटेशन होगा, फिर उस पर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चलेगा पूरे साल, फिर अगले साल से दोबारा प्लानिंग करनी है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे ही इजीली प्लानिंग नहीं होती है। फ्यूचरिस्टिक, आपको फ्यूचर की चीज ध्यान में रख के उसको फ्यूचर के बारे में सोच के प्रिडिक्शंस करके आपको प्लानिंग करनी होती है। एक आ सकता है डिसीजन मेकिंग। तो ये 7-8 पॉइंट है जो कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपको बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा, भले ही वो 10 नंबर का हो, इवन अगर 20 नंबर का भी हो तो भी उस आंसर को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ प्लानिंग। इन चीजों को ध्यान रख लेना, करेक्ट एक्शन में कौन कौन से पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, नेचर में कौन कौन से पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, इंपॉर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो एक जगह पे लिख लेना है एक पेपर पे कि करेक्टरिस्टिक आए तो मेरे को ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, नेचर आए तो मेरे को ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, इंपॉर्टेंस आए तो ये। बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो इंटरलिंक होते हैं, जो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि करेक्टेशन में कौन से आते हैं, नेचर में कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंस में कौन से। नेचर में भी देखो थोड़ा बहुत तो सेम ही आता है कि प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो इसमें से कुछ पॉइंट जो है ऊपर से भी लिए हुए हैं इन 7-8 पॉइंट में से। तो वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना एग्जाम में, और एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखना है वो एक बार देख के जाना। ठीक है, वरना सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से लिखनी है, और थोड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखनी है पॉइंट्स की, सब पॉइंट्स की। थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये क्वेश्चन भी, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये 4-5 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका, ये ध्यान रखना। प्लानिंग में से, प्लानिंग का पूरा चैप्टर है आपका एक, तो उसमें से एक क्वेश्चन आना है, और ये 5 क्वेश्चन ही बनते हैं उससे कि प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके नेचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और लिमिटेशन क्या है प्लानिंग की। तो ये ही 4-5 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनते हैं। तो जाहिर सी बात है इन पांचों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है एग्जाम में। हाँ, बस ये हो सकता है कि सेम एज इट इज वर्ड टू वर्ड ना आए, वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लें इसमें से, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आएंगे इन्हीं टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंस में क्या क्या हो सकता है आपका, कि प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरफ आगे चलना है कंपनी में। ठीक है, आपकी अनसर्टेनिटीज जो होती है उसको रिड्यूस करता है कि आप प्लान करके चलोगे तो आप पहले से ही चीजों के लिए प्री प्लान रहते हो, कि आप मान के चलते हो कि अगर ये होगा तो मैं ये करना है, ये होगा तो ये करना है। मिनिमाइज इम्पल्सिव, मतलब जो आपके गलत डिसीजन होते हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, मतलब प्लानिंग करके उनको पहले से ही चीजें उनके लिए बैकअप बना के रख सकते हो, या फिर उनको उनके लिए तैयारी करके रख सकते हो पहले से ही। ठीक है, मतलब गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इन शॉर्ट बोलने का मतलब वो प्लानिंग की वजह से। ठीक है, जो आपका रिसोर्स होता है वो आप अच्छे से एलोकेट कर सकते हो। आप पहले से प्लान करके चलोगे कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और आपको इतना प्रोडक्शन करना है तो कैसे करोगे, जिसको हम बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आप रिसोर्सेज को फुल्ली एफिशिएंसी से यूज कर सकते हो। ठीक, तो यही सब टॉपिक हैं जो आपके प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में आते हैं। बाकी एक बार गो थ्रू कर लेना, एक दो पॉइंट्स और हो तो इसमें जरूर ऐड कर लेना। अगला है स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं ये सारे क्वेश्चन, वैसे मैं कवर कर चुका हूं अपने वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। स्टार लगा लो, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और आने के चांसेस बहुत हैं इस क्वेश्चन के। आप बस बेसिकली ये सोचो कि आपको प्लानिंग करनी है, आपकी कंपनी है, आपका स्टार्टअप है, या फिर आप किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लगे, टॉप लेवल में, आपको प्लानिंग करनी है, तो आप कैसे प्लानिंग करोगे, तो उसके क्या स्टेप होने चाहिए। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, कि जो भी स्टेप्स दिए हुए हैं उनको ऊपर नीचे नहीं करना है, सीक्वेंस में ही रखना है। पहला पॉइंट क्या बनता है आपका, कि परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, फिर आप उसमें से स्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव, फिर आप उसमें से एक ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करते हो कि ठीक है ये 5-6 चीजें हम इसके पास जा सकते हैं, मतलब हम, हमारा मतलब मेन एम क्या है, कि एक कंपनी को, हमारी कंपनी अगर 100 करोड़ पे है तो अगले साल उसको 120 करोड़ पे लेके जाना है। ठीक है, तो स्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, तो हम ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करते हैं, ये हमने ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश किया, फिर प्लानिंग प्रेमिसेस पर प्लानिंग के लिए एक बेस बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर हम अलग अलग अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। या तो हम मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आए, या जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, या फिर हम एग्रेसिव सेल करें, या फिर हम एग्रेसिव प्रोडक्शन करें जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए और हम लोग अपना सेलिंग प्राइस कम कर पाए।
तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के, मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, फिर हम सबको एवेल्युएट करते हैं। जैसे मैंने 3-4 टॉपिक बताया कि नया प्रोडक्ट लेके आना है, या ऑलरेडी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, या मास प्रोडक्शन करना है, या फिर सेल्स एग्रेसिव करना है। तो अब इन सब की हम लोग वो देखेंगे, इवेल्यूशन करेंगे सबका कि किस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक चॉइस करते हैं, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव। इनको इवेल्यूएट किया, देखा किस में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको हम चूज करते हैं। इवेल्यूशन करने के बाद फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ सपोर्ट, उसका फॉर्मुलेट करते हैं, और लास्ट में उसका फीडबैक लेते हैं, या उसको बोलो कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है, एस्टैब्लिश सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। तो फिर हम ध्यान रखते हैं कि जो हमने प्लान किया पूरा स्टेप, वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है ग्राउंड लेवल पे या नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होता है कि कभी कभी थोड़े वर्डिंग अलग होती है, किसी बुक में अलग दी होती है, किसी बुक में अलग दी होती है। तो आप लोग प्रेफर कर लेना जो आपकी इग्नू की बुक है, मटेरियल है, उसमें जो 7-8 स्टेप दिए होंगे उनको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, उनकी वर्डिंग थोड़ी बहुत अलग होगी, लेकिन जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनकी डेफिनेशन सेम ही होने वाली है। ठीक है, एक पेपर पे लिख लेना सारे स्टेप्स, एक्सप्लेनेशन को याद कर लेना। एक्सप्लेनेशन तो याद नहीं होती है, मतलब वर्ड टू वर्ड आप नहीं लिख पाओगे, तो उसको समझ लेना कि किस किस पॉइंट में क्या क्या एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो स्टेप्स है वर्ड टू वर्ड, वो प्रेफर करना है कि इग्नू वाली बुक के हो। प्लानिंग का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है, तो कवर कर लेना। ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं कि हमने प्लानिंग कितनी अच्छी अच्छी बातें की कि प्लानिंग के, अगर हम प्लानिंग करेंगे तभी वो अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस भी होती है। और वो क्या होता है, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाओगे ना, अच्छा ये तो सब लिख लेते हैं, अगर आप प्लानिंग की लिमिटेशन पढ़ के नहीं जाओगे तो आप 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ही लिख पाओगे। अगर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आ गया तो क्या करोगे। तो इसलिए ये टॉपिक भी अच्छे से सब टॉपिक्स कवर करके जाना। जैसे कि एक आता है कि प्लानिंग बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, कि आप अज्यूम करके चीजें चलते हो प्लानिंग के अंदर। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कि कल को गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले आए, या मार्केट अब में क्या क्या अप्स एंड डाउन आए, तो हम थोड़ा बहुत अनसर्टेन होकर चलते हैं प्लानिंग के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ कंट्रोल, आपका काफी चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, कि मार्केट में कोई नया कंपटीटर आ गया, या गवर्नमेंट कोई नया टैक्स स्लैब ले आए, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसी ले आए, तो कुछ चीजें आपके हाथ में भी नहीं होती प्लानिंग के अंदर। डिफिकल्ट टू चेंज इन चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, प्लानिंग को रिजिड बोला जाता है, कि प्लानिंग रिजिड है, कि हमने डिस्कस किया कि हम लोग ऐसे ये स्टेप्स लेंगे, इस तरीके से चीजें आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब बीच में कोई अचानक से जैसे डिमोटेशन आ गया, ठीक है, या फिर किसी आसपास किसी कंट्रीज में वॉर हो गई, कि मान लीजिए आपका टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, आपने प्लानिंग की है कि आपका 1,000 करोड़ का बिजनेस है, आपको उसे 1100 करोड़ में लेके जाना है 1 साल के अंदर। अब पता लगे इंडिया और बांग्लादेश में कंफ्लिक्ट हो गए, जो भी चल भी रहे हैं, कि वहां पे नई सरकार बनी है जो कि इलेक्टेड नहीं है, और अभी इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड ही खत्म हो गया है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और आपने रिजिड प्लानिंग है आपकी, कि आपने प्लान किया हुआ है कि आपने इस महीने में इतने सेल करना है, इस महीने इतने सेल करना है, आगे की आपने 7-8 महीने की सेल आपने प्री प्लान कर रखी है, लेकिन अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद हो गया, फिर क्या करोगे आप। तो एक प्लानिंग की लिमिटेशन है कि प्लानिंग रिजिड होते हैं, लैक ऑफ कंट्रोल होता है उसमें। ठीक है, प्लान्स माइट रिमेन इन ऑन पेपर, डिले इन एक्शन, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट यूनिट लेवल। तो ये सब क्या है, सब पॉइंट्स हैं, लिमिटेशंस है प्लानिंग की, जिनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। जैसे मैंने बताया, एक पेपर अब लिख लेना लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, एक नोट्स के लिए पेपर बना लेना, जिसमें यहाँ पे लिख लिया प्लानिंग के, कोई डेफिनेशन लिख ली अच्छी सी, फिर इधर करेक्टरिस्टिक्स लिख लिए सारे पॉइंट्स, फिर इधर प्लानिंग के जो भी स्टेप्स हैं वो लिख लिए, इंपॉर्टेंस लिख ली, लिमिटेशंस लिख ली, नेचर लिख लिए। तो एक ही पेज पे आपके ऊपर प्लानिंग का पेपर, प्लानिंग खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये पेज पढ़ लोगे तो एग्जाम इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसके ऊपर। और आप ये बाकी सब्जेक्ट और बाकी चैप्टर्स के साथ भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चन की तरफ। अगला है, व्हाट इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। स्टार लगा लो, एग्जाम में आया हुआ है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा आपका।
डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है एमबीओ? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ प्रोसेस where the goals of the organization are defined and conveyed by the management to the members of the organization with the intention to achieve each objective। तो ये क्या करता है एट द एंड, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो वेल डिफाइन करता है और मैनेजमेंट के हर मेंबर को कन्वे करता है, जो कि हेल्प करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसलिए एग्जाम में आता भी है। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? स्टेप्स: डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे जगह डिफाइंड होते हैं। डिफाइंड एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव, कि एम्प्लॉयज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या हैं, ताकि वो उस काम को, जब तक एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता होगी तो उसको काम को कैसे करेंगे, तो इसलिए एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये सब क्या है? स्टेप्स हैं जो कि एमबीओ के अंदर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं इस टॉपिक के। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, ये भी अच्छे से कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के इसके भी चांसेस, मतलब एमबीओ के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के, या तो उसके बेनिफिट्स आएंगे या लिमिटेशन आएगा, डेफिनेशन या फिर उसके स्टेप्स क्या इन्वॉल्व। आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? सबसे पहला तो ये हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड स्टेप आता है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइज प्लानिंग हमारा हो चुका, ऑर्गेनाइजिंग सेकंड टॉपिक है। मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई हुई है चैप्टर के ऊपर, तो जाके देख लेना, और जिनको खुद पढ़ना हो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है, ज्यादा को समझाने वाला है नहीं, एक बार गो थ्रू कर लोगे तो समझ आ जाएगा। अगला है, राइट डाउन द इंपैक्ट ऑफ आईटी इन द ऑर्गेनाइजिंग वर्क विद द सुटेबल एग्जांपल। एक चीज का ध्यान रखना, इग्नू वाले भी क्या कर रहे हैं आज के अभी के टाइम पे, कि वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा कम दे रहे हैं, कि डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द एमबीओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क। वो लोग क्या कर रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क विद सुटेबल एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन कहां से है? ऑर्गेनाइजिंग से है। अब इन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्टर दे दिया कि ऑर्गेनाइजिंग का जो आईटी पे इम्पैक्ट है वो कैसे आ रहा है। अब यहां पे क्या है, आपको ये तो पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस सब पता होने चाहिए, फिर उनको यूज करके यहां पे आंसर बनेगा आपका। अब यहां पे जो प्री प्लान्ड है, आप लिख के ले गए कि ये लिमिटेशंस होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये नेचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब वो लोग, आप वो टॉपिक्स आपको समझ आते होंगे या आपने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तभी यहाँ पे आप उसका आंसर बना पाओगे। और इसका कहीं आंसर प्रिंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले कभी एग्जाम में आया नहीं। तो हो सकता है आपके भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी बुक में ना हो और किसी भी 10 years में ना प्रोवाइड किए गए हो। तो बी प्रिपेयर फॉर लाइक दिस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक दो एग्जाम में जो बिल्कुल ही नहीं होंगे। लिखने वही है आपको, यहाँ पे लिखने आपके वो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, वहां से उठा के पॉइंट्स यहाँ पे बनाने हैं आपको। लेकिन वो कब कर पाओगे? जब आपने कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़े होंगे, डिटेल में कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, आपको चीजें समझ आई होंगी। सिर्फ रट्टा लगा के नहीं जा रहे कि ये 5 फीचर आएंगे तो मैं ये पॉइंट लिख दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक आएंगे तो मैं ये लिख दूंगा, नेचर आएंगे तो ये लिख दूंगा, लिमिटेशन तो ये लिख दूंगा। तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो अटेम्प्ट कर लोगे और लिख भी आओगे। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखूं मैं। तो इसीलिए कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के मत जाना।
ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे। MMPC 001 की तो मैंने लगभग 14 में से 11 वीडियोस अपलोड कर ही दिए, बाकी भी मैं 2-3 वीडियोस हैं ट्राई करूंगा एग्जाम से पहले आ जाए तो वो भी डाल दूंगा मैं। 11 वीडियोस करती तो मतलब आपका 70% 80% सिलेबस कवर कर चुका हूं ऑलरेडी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपका एग्जाम के लिए शायद ही कोई टॉपिक छूटेगा। और जो बाकी 2-3 सब्जेक्ट चैप्टर रह गए हैं वो भी, उनकी वेटेज थोड़ी कम है, इतनी वेटेज नहीं है जो मैं कवर कर चाहूंगा, उनकी वेटेज ज्यादा है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वीडियोस एक बार गो थ्रू भी कर लोगे तो भी आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। इसमें देखो, अब इसमें क्या क्या लिख सकते हो आप। इसमें सबसे पहली चीज, बहुत बेसिक चीज बता देता हूँ, आईटी से क्या हुआ है आपका। अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, चाहे वो रेंट पे लो चाहे अपना लो। वहां पे आपके अगर 100 एम्प्लॉय हैं तो फिर 100 एम्प्लॉय, अगर आपके 20 हैं तो छोटी जगह में काम हो जाएगा। 100 एम्प्लॉय हैं तो 100 के लिए जगह चाहिए, उनके लिए प्रॉपर डेस्क चाहिए, ठीक है, उनके लिए सारी फैसिलिटी चाहिए दिन भर जो ऑफिस टाइम पे होती है। तो आईटी ने क्या किया, उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम करो, तुम्हें ऑफिस आना ही नहीं है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करो, तुम्हें ऑफिस आना ही नहीं है, हमें जगह ही नहीं चाहिए, हम सिर्फ 10 लोगों को ऑफिस बनाएंगे, बाकी तुम सब लोग घर पे बैठ के काम करो। तो ये किया आईटी ने। उससे क्या हुआ, अब कंपनीज के जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं। किस तरह से कम हो रहे हैं कि ना तो अब तुम्हें बिल्डिंग लेनी रेंट पे, ना तुम्हारे बिजली के खर्चे हो रहे हैं, ना ही तुम्हारे जो भी डे टू डे खर्चे होते हैं, जो चाय नाश्ते ये सब जो ऑफिस में आते हैं तो एम्प्लॉय सब चीजें होती हैं, और सब खर्चे कौन बियर करता है, कंपनी करती है, तो उनके खर्चे बच रहे हैं, सबको लैपटॉप दो, घर बैठ के काम करो आप लोग। तो ये इम्पैक्ट है आईटी का, ये मैंने एक बताया है। तो ऐसे आपको और सोच के और एक आंसर्स में लिखने हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। अगर आपने पढ़ा है टॉपिक तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। अगर आपने मेरी वीडियोस भी गो थ्रू करी है तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। स्टाफिंग का मीनिंग वो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, इतना कुछ मुश्किल है नहीं उसमें। फंक्शंस में क्या आता है कि स्टाफिंग में पहला काम क्या रहता है, मैन पावर प्लानिंग का, डेवलपमेंट का, फिक्सिंग द एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स, सोर्स की कहाँ से आपको स्टाफिंग करनी है, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट करने का, फिर उनको ट्रेनिंग देने का, फिर उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने का, ओरिएंटेशन का। तो ये सब क्या रहते हैं, प्लानिंग स्टाफिंग के फंक्शंस रहते हैं। एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इजी टॉपिक है, पढ़ लोगे अपने आप, ज्यादा को समझाने वाला है नहीं। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, डिस्कस, बिल्कुल सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, इसमें भी ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ये देखो मैंने क्या किया है, मोटा मोटा स्टाफिंग के ऊपर 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं, 6 क्वेश्चन है स्टाफिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है, इससे आपका लगभग सारा स्टाफिंग टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। तो अब ये टॉपिक्स भी कवर कर लोगे तो आपका स्टाफिंग से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टाफिंग के, कि जैसे कि एचआर प्लानिंग करना, है ना, सिलेक्शन करना, किसका सिलेक्शन, नए स्टाफ का, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग देना उनको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड कंपनसेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कि कौन स्टाफ कितना काम कर रहा है, उसके अलावा ट्रांसफर्स करना, उसके अलावा प्रमोशंस, वर्किंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो ये सब किस में आता है, स्टाफिंग में आता है। और जो कि ये सब कौन करता है, एचआर ही करता है, हर कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट करता है। अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप, जिन मेथड से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। कल को आपका बिजनेस होगा तो आप कहां से लोगों को हायर करोगे, डायरेक्ट प्लेसमेंट कि 1-to-1 इंटरव्यू लेके बुला लिया, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, न्यूज़पेपर में या मीडिया में, नॉर्मली मीडिया में देते हैं लोग, न्यूज़पेपर में देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डाटा ले लिया आपने, कोई एजेंसी हायर कर ली जो आपको रिक्रूट करके दे रही है एम्प्लॉयज को,
कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज में जाके आपने लिया, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये थोड़ा लेबर वर्क टाइम पर फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है ये वाला, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग, आपने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। तो ये सब आपके तरीके हैं जो कि आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से मेथड्स हैं जिनसे आप अपने नए स्टाफ को हायर कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल हैं इस टॉपिक के। अगला है हमारा व्हाट इज ट्रेनिंग, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रेनिंग के? ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड, ठीक है। ऑन द जॉब में क्या आता है आपका? जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटमेंट, कमिटी असाइन, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या गया? क्या केस स्टडी मेथड हो गया, इंसिडेंट मेथड हो गया, रोल प्ले हो गया, इन बास्केट मेथड हो गया, साथ में साथ बिजनेस गेम्स, ग्रिड ट्रेनिंग, लेक्चर्स, मैनेजमेंट एजुकेशन, कॉन्फ्रेंसेस। तो ये सब किस में आते हैं? आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है। अच्छे से कवर कर लेना, इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन नहीं कवर करके जाओगे, सब टॉपिक्स याद नहीं रखोगे। मेरा तो इतना कहना है आपको कम से कम सब टॉपिक्स याद होने चाहिए एग्जाम में। आपको इतना पता है कि ट्रेनिंग के मेथड्स में, ऑफ द जॉब मेथड्स में आपको लेक्चर आता है, कॉन्फ्रेंस आता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको सब टॉपिक याद नहीं होंगे तो एक्सप्लेन क्या करोगे आप? तो आपको सब टॉपिक तो रटे होने चाहिए। लास्ट टॉपिक यूनिट 2 का डायरेक्टिंग, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था, इस यूनिट 2 में आपके 4 टॉपिक हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो मैं ऑलरेडी 3 कवर कर चुका हूं। चौथा डायरेक्टिंग, इसकी भी मैं प्रॉपर वीडियोस बना चुका हूं, अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। यूनिट टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर वाइज बनाया बल्कि मैंने, कि आपको दिक्कत भी ना हो। सिंपल सिंपल मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में एज इट इज आएंगे। एग्जाम में थोड़ा टिपिकल करके आ सकते हैं कि व्हाट इज डायरेक्टिंग दिया हुआ है, वेरियस एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, जो 4 हैं कौन कौन से हैं? सुपरविजन और लीडरशिप और मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। तो ये चारों अच्छे से कवर कर लेना, इन चारों में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, वही एलिमेंट्स भी यही हो गए आपके चारों। डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि डायरेक्टिंग किसके ऊपर चलता है? कि हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आपके ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कि सारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो एक तरफ चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्ट सुपरविजन होना चाहिए सुपरवाइजर का, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होनी चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए टाइम टू टाइम, यूनिट ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यूनिट ऑफ कमांड होना चाहिए। तो ये सब क्या हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया मेरी वीडियो में ऑलरेडी, तो वहां से देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने किसके बताए हैं? 20 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें आपका पूरा यूनिट 2 कवर हो रहा है, एमएमपीसी 001 का। ये सब टॉपिक गो थ्रू कर लेना, जिस हिसाब से मैंने बताया, आपके नोट्स बना लेना पेपर्स लेके सब में, कि ये प्लानिंग के डेफिनेशन है कोई भी एक अच्छे राइटर की, वहाँ पे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, नेचर, जो भी आपको टॉपिक्स है सब कवर कर लो, आगे बैक साइड में कवर कर लो। तो एक पेज प्लानिंग हो गया, एक पेज ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है।